देखो इकोनॉमिक सर्वे में जो अपनी टेबल थी ये सोशल इंडिकेटर्स वाले 0.1, उसमें एक चीज़ अपने अच्छी क्या देखी थी, जैसे एक तो देखा अपन ने इन्फेंट, आई से इन्फेंट है ना, और एक देखा अपन ने चाइल्ड। ठीक है, इन्फेंट की जो हिंदी में अपन बोलेंगे दैट इज शिशु, और चाइल्ड वो है जो है बाल। ठीक है, तो इन्फेंट आई से आएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काम, और ये चाइल्ड बर्थ रेट जो है ये चाइल्ड बर्थ रेट। ठीक है ना, मतलब ऐसे चाइल्ड वो बता रहे हैं, इसमें आपको रेट नहीं चल रही यहाँ पे, वैसे वो बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है ना, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, शिशु हो गया, बाल हो गया। शिशु वो है जिसने अपना पहला जन्मदिन नहीं मनाया हो। ठीक है, ये जिसकी उम्र 0 से 1 ईयर के बीच में, मतलब 0 मंथ से लेके, मतलब जिस 0 से मतलब है कि वो जिस महीना पैदा हुआ। ठीक है ना, जैसे आज किसी का जन्म हुआ है, तो जब तक आज का दिन नहीं निकलेगा जब तक अपन बोल देंगे कि ये एक दिन का हो गया, आज तो पहला दिन, ये तो 0 मतलब वो वहाँ वो है। जैसे अभी डिलीवरी हुई 9 बजे, तो जब तक अगला 9 नहीं बजेगा तब तक उसको एक दिन अपन नहीं बोलेंगे। ये चीज़ समझ रहे हो ना, ये ठीक है ना, समझ गए। तो 0 से 1 ईयर के बीच में जैसे जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, 0 to 1 ईयर, वो इन्फेंट है। और फिर 1 साल से लेके 6 साल तक उसकी उम्र है, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, है ना। अब ये चीज़ काम आती है, जैसे इन्फेंट कैसे काम होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो कल मैंने बताया जिस बच्चे ने अपना पहला जन्मदिन नहीं बनाया, भाई जन्मदिन 1 साल पूरा होने पे बनाते हैं, पहला जन्मदिन नहीं बनाया उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में काउंट होता है। फिर 1 से लेकर 6 साल तक अगर मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन जैसे इसमें ज़्यादा देखा जाता है, तो वो किस में काउंट होगा, वो CMR में काउंट होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये चीज़ अपन समझ गए। तो आप कभी भी जैसे आप देखो ना, शिशु और बाल, तो फर्क पता चलना चाहिए, समझ गए। और ट्रांसलेशन से ध्यान रखो IMR और CMR। फिर एक का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं, ये तो इन्फेंट है, एक लिखा हुआ है नियोनेटल, नियोनेटल है ना। जैसे आप जैसे देखना कभी जाना आप जहाँ हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ लिखा रहता है नियोनेटल ICU, ये NNICU लिखा रहता है ना। जैसे अपन जैसे गांव में कई बार बोलते हैं कि डिलीवरी तो हो गई, लेकिन जैसे प्री मैच्योर होता है कुछ, तो उसको जैसे एक देसी भाषा में बोलते हैं कि बिन तो कांच में रख लिया, है कि नहीं है। तो वो क्या होता है, वो एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ये ऐसे इंक्यूबेशन में उनको रख लेते हैं। ठीक है, तो जिससे कि एक वो जो माँ के गर्भ की जो फील, मतलब जो टेम्परेचर माँ के गर्भ में मिला वही टेम्परेचर अपन दे पाए उसको, है ना, ज़्यादातर ये होता है। तो इंक्यूबेशन में रख लेते हैं, और ये ऊपर ये कांच होता है, तो उसमें बोलते हैं बिन तो कांच में रख लिया, तो उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। अब ये नियोनेटल क्या होता है कि किसी भी, ये है इन्फेंट जन्म ले लिया, अब अगर 3 महीने के अंदर अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है ना, 3 महीने 3 मंथ्स के अंदर, तो ये नियोनेटल कहलाता है। मतलब जब तक इसकी आयु 3 महीने नहीं होगी ना, तब तक ये नियोनेटल कहलाएगा ये, मतलब जन्म से 3 महीने तक। और जन्म से 3 महीने के अंदर अगर डेथ होगी तो उसको अपन नियोनेटल डेथ गिनते हैं। नियो का तो मतलब क्या है, जस्ट अभी ये चीज़ नई नई आई है। ठीक है, और नेटल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक नवजात शिशु, नेटल। ठीक है ना, तो नियोनेटल अपन को समझना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो अपन ने IMR पढ़ी है ना अभी 32 है, अलार्मिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है वो इस नियोनेटल पीरियड में होती है, 3 महीने के अंदर अंदर। क्यों, क्योंकि एक तो गर्भ के दौरान ही जैसे सारे जैसे जो फॉलिक एसिड, आयरन की टेबलेट लेनी होती है वो माने नहीं ली हुई रहती हैं। ठीक है, और खान पान सही नहीं रहता है, तो वो उस भ्रूण का विकास ही गर्भ के अंदर नहीं हुआ, या इंस्टीट्यूशनल भ्रूण का तो विकास सही हुआ लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हुई, डिलीवरी के समय किसी तरह का सेप्टिक हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वो हो गया, समझ लो। फिर डिलीवरी के बाद टीके लग रहे थे, जो इंद्रधनुष मिशन अपना है वो इंद्रधनुष मिशन इन टीकों का ही है। एक बैंकिंग सेक्टर में भी इंद्रधनुष एक वैक्सीनेशन में है, तो उसमें DPT का टीका लगता है, सबसे पहले भिड़ते ही वो लगाया, पहले तो लगाया ही नहीं, लगाया तो वो जैसे भाई गांव ग्रामीण क्षेत्र में लगाया तो वो नकली आ गया, है कि नहीं। जितनी असली दवाएं नहीं चल रही मार्केट में, उसको डबल नकली चल रही हैं। तो अब किसी इन कारणों से जैसे जो मृत्यु हो जाती है, मतलब मृत्यु कारण ये होते हैं खास तौर पे नियोनेटल के, समझ गए। अपन वो नहीं देख रहे हैं कि वो गर्भ में भ्रूण हत्या कर दी, वो चीज़ अलग है। ये यहाँ पे मेडिकल कारण से ये नियोनेटल डेथ गिनी जाती है, ICU में लाके थोड़ी वो भ्रूण हत्या होगी, समझ रहे हो ना। वहाँ तो नजरों में ऐसा, वो तो घर पे ही होती है जो हो जाती है। तो ये चीज़ अपने को देखनी है ना। नियोनेटल कौन गिना जाएगा, 3 मंथ, 0 से लेकर 3 मंथ। तो कहीं भी आप नियोनेटल वर्ड देखो, नियोनेटल ICU, तो उसमें वो जो जन्म लिया, समझ गए ये चीज़। हालांकि है इन्फेंट का हिस्सा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। ये जो नियोनेटल पीरियड पार कर जाते हैं वो फिर आपने इन्फेंट स्टेज के अंदर और आ जाते हैं। भाई 0 से 6 12 महीने है ना इसके अंदर, तो इन्फेंट में शुरू के जो 3 महीने वो नियोनेटल के अंदर गिने गए। अच्छा, तो नियोनेटल डेथ क्या है,
जो 3 महीने के अंदर अंदर किसी नवजात, इसमें माता का नहीं कुछ भी लेना देना, नियो तो बच्चा ही है जो दुनिया में अभी भी आया है, ऐसे है। तो ये नियोनेटल एक बार ध्यान रख लेना है ना। ये क्या है, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये वर्ड ज़्यादा आता है। और ये आने कब लगा, जब अपन देखते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहले MDG थे फिर वो SDG हो गए, उनके अंदर जब अपन रिपोर्ट पढ़ते हैं ना तो ये वर्ड आता है यूं। समझ गए यहाँ तक? एक तो ये चीज़ देख रही है अपन ने भी। एक दूसरा मैंने बताया था अपनी चतुष्कोणीय जैसे जो राजस्थान की आकृति है, तो उसमें ये चारों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 69 है, ये 79 है, ये 23 है, एंड दिस इज 32 अराउंड अप्रोक्स 30 पॉइंट समथिंग है, ये 32 डिग्री मिनट्स है ना। ये मिनट्स में चलते हैं ऐसे, जैसे मान लो ये 79 है ना, ये अपने जैसे यूँ लिखा रहेगा 78 फॉर एग्जाम्पल ये 12 है ना, तो इसको ये नहीं बोलेंगे 78.12 है ना, 78 डिग्री और 12 मिनट, ये साइन जो होता है मिनट का होता है। फिर जैसे और जैसे और बताना हो अपने को, तो इसमें यूँ ऐसे करके 33 ये डबल ये लगा देंगे, वो सेकंड हो जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से ये डिग्री है, ये मिनट है और ये सेकंड है, ऐसे एक कोमा ऐसे, समझ गए? जैसे अगर नाप कोई लिख रहे हो, जैसे आप यूँ लिखोगे इसको, ये नाप में जैसे यूँ लिखा रहता है ऐसे, तो मतलब 7 फुट 2 इंच है ना, यूँ जैसे अपने को पढ़ना आना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं बता रहा था ये अपन ने जैसे देखे थे, ये कोऑर्डिनेट्स देखे थे अपन ने, देखे तो ये चारों जो कोऑर्डिनेट्स है कुछ न कुछ बताते हैं अपने को। तो ये 69 जो है, ये 69 तो क्या बताता है अपने को, यहाँ जो लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये क्या है सर, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है राजस्थान की बर्थ के समय। ये 79 है सर, ये लिटरेसी है, लेकिन किसकी, ये मेल लिटरेसी है सर। ये जो 23 है ये बर्थ को दर्शाता है, आखिरी जो 5 थे इंडिकेटर्स उनमें था बर्थ था, और ये ऊपर वाला जो 32 है ना सर, ये डेथ को दिखाता है, ठीक है। तो ये सर ये बर्थ तो क्या था, ये अपने लिखा था सर, क्या लिखा हुआ था 32, क्या क्रूड बर्थ रेट लिखा हुआ था, अशोधित जन्म दर, किसी भी तरह का फिल्टर नहीं लगाया हमने डेटा के अंदर। और ये 32 क्या लिखा हुआ था, ये डेथ लिखी हुई थी, लेकिन सर इसमें फिल्ट्रेशन था। ये फिल्ट्रेशन क्या, ये सर सिर्फ है ना इन्फेंट्स की बात थी, इन्फेंट मतलब 0 से 1 ईयर वाला। तो इसको अपन पढ़ते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो याद कैसे रह जाएगा अपन को कि नीचे थे तो जन्म लिया डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और ऊपर आते आते उसकी मृत्यु हो रही है, ठीक है ना। नीचे जन्म ले रहे हैं, ऊपर मृत्यु हो रही है, ऊपर आते आते, ठीक है। इतना कितना डिस्टेंस था किलोमीटर्स में अपन ने पढ़ा था, 826 पढ़ा था। तो 826 किलोमीटर आते आते जो जन्म ले रहा है उसकी यहाँ पे मृत्यु हो रही है। जन्म से क्या आ गया अपने क्रूड बर्थ रेट आ गई, मृत्यु से आ गई अपने डेथ रेट आ गई। तो इस बहाने क्या याद हो गया अपन को 4 सामाजिक आंकड़े याद हो गए, जो कि और कहीं तो काम नहीं आएंगे, लेकिन जब बीमारू का आंसर लिखोगे ना आप, तो उसमें चारों काम आएंगे। आपको बीमारू में और कोई याद आई नहीं, ये चारों भी आपको याद आ गए ना, तो आप 90% बाजी जीत गए। और इस बीमारू में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैंने बताया था ये जो 23 है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या नहीं दिख रहा है क्या 113 अपने को, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। भाई कैसे वो फिट हो रहा था, जैसे मैंने फिट कराया था, देखो ये 23 है, फिर 5 इधर लिखा था, फिर 32 इधर लिखा था, और मैंने बोला था यार देखो ये जो 32 और 23 है यूँ आ रहा है, यूँ आ रहा है, अब अपन इसको यूँ लेके जाएंगे, कैसे, ये 113 होएगा, ये 2 नहीं हो रहा यूँ। अब ये क्या था, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, MMR, फिर ये 69 ये इधर आ ही गई। अब बताओ क्या चीज़ें नहीं आ रही क्या अपने सामने, बशर्ते अपन ने थोड़ा सा तसल्ली से ब्रेक लगाया हो, 1 मिनट इसको मंथन किया हो, यूँ तब खुलेंगी। इससे ऊपर अपन ने 43 देखा था, वो कार्य सहभागिता दर थी। तो मैंने बात 23 में अपन ने 10 जोड़े, आगे अपन 32 है ना, फिर 32 में 10 जोड़ा तो आगे 43, मतलब अप्रोक्स आल पास उसके आते जा रहे हैं, 23, 32, 43 यूँ, है ना। तो ऐसी इन चीज़ों का मंथन करो तो अपने आप चीज़ें आपके कंट्रोल में होती जाएंगी, और समय नहीं दोगे तो देखो ये अनकंट्रोल भी बहुत जल्दी होती है। ओके, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था, अपन ने चर्चा करी। फिर आगे देखो, देखते हैं अपन, है ना। तो ये अपना चैप्टर 1 है इकोनॉमिक सर्वे का। अभी तक अपन क्या देख रहे थे, अभी तक अपन ने टेबल देखी थी 2, इकोनॉमिक की देखी, सोशल की देखी। अब ये जो टेबल अपन ने टेबल 1 जो देखी थी सारांश से पहले जैसे, तो उसी में से कुछ चीज़ें निकल के आ रही है, लेकिन उससे कुछ अलग भी हैं। तो अभी अपन देखेंगे कौन सी तो निकल के आ रही थी और कौन सी अलग है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो दिस इज चैप्टर नंबर 1, है ना। यहाँ से पेज नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। ये रोमन खत्म हो गई वो 17 तक, उसके बाद ही सर्वे के अंदर चालू है ना। रोमन होने चाहिए अपने सर्वे के अंदर, नहीं हो तो उनको प्रिंट लो, खरीदते हो पहले मार्केट से तो देखा करो कि वो रोमन्स हैं क्या चालू, है क्या उसमें, नहीं तो ज़्यादातर जो फोटोकॉपीज होती हैं इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल वाले की भी ये चैप्टर 1 से चालू होती हैं। अब देख लो अगर चैप्टर 1 से चालू है तो कितना नुकसान अपने को है,
है ना। अभी नहीं समझ में आता, थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे, थोड़ी देर अगले 15 मिनट मेरे को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कितना नुकसान हुआ उन टेबल्स के बगैर। चलो आ जाओ, तो वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। तो देखो ये जो वृद्ध है ना, इसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं मैक्रो। ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, और मैक्रो है ना, ये माइक्रो नहीं है। और मैक्रो में ए से लिख लो, ए बराबर ऑल। यहाँ पूरे एज ए होल अपन बातें करेंगे चीज़ों की, इकोनॉमिक्स की, है ना। मैक्रो, एक दिन मैंने बताया था मैक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। ये तो मैक्रो ऑल, माइक्रो इंडिविजुअल होता है। इसका जो विलोम होता है ना, दैट इज माइक्रो। इसमें आई आ रहा है, इधर देखो शक्तिमान, ये आई आ रहा है ना, आई का मतलब इंडिविजुअल, ये व्यक्ति की बात करता है। और वृद्ध मैक्रो जो होता है वो ऑल की बात। ए और आई का ही फर्क है इसमें, देख लो। बाकी तो ए और आई के अलावा तो सारे वर्ड सेम है। मैक्रो और माइक्रो में जो डिफरेंस डालेगा वर्ड वो ये ए और आई है, ए आई। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं अपन, आई आई, तो ये वो ए आई हो गया। ए से ऑल, आई से इंडिविजुअल, ठीक है। तो अपन वृद्ध पैरामीटर्स देख रहे हैं। अब देखो पहले तो बढ़ते ही देखो ये आ रहा है, राज्य घरेलू उत्पाद। तो वही अपन जैसे पढ़ाई स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अपन ने दो चीज़ों से पढ़ा है इसको। एक तो अपन ने सर क्या देखा था, शकल देखा था, ग्रोस स्टोर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक अपन ने देखा था क्या, शुद्ध। तो उसने शकल और शुद्ध नहीं लिख रहा है यहाँ पे, एसडीपी की बात लिख रहा है, ठीक है। इसी को अपन ने दो रूप देखा था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा था, एक नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा। लेकिन ये सिर्फ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात है, वो की वो डेफिनेशन जो अपन ने पढ़ी थी बस वो की वो है। बस इसके अंदर एक जो वर्ड है, ये अंतिम वर्ड इसके अंदर जुड़ा हुआ है, अंतिम वस्तु एवं सेवा। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था आई पढ़ा था, आईटीटी पढ़ा था अपन ने। तो क्या पढ़ा था अपन ने, ये आई क्या था, आई क्या था, टी क्या था, और ये फिर टी पढ़ा। तो अपन ने इस में क्या देखा था कि आईसी का पता था ना कि मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मतलब एक निश्चित भूभाग में, एक टाइम में, ठीक है ना, इंडस्ट्री के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं, इंडस्ट्री गुड्स एंड सर्विसेज। आई से कुछ था उसमें, देखो अब मैं देखो डेफिनेशन लिखाई थी फर्स्ट क्लास में, क्या था, हाँ आइटम्स, ठीक है ना, आइटम्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। आइटम में क्या आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, टी से टेरिटरी आ रहा है, और एक टी से ये टाइम था। तो किसी एक निश्चित भूभाग में एक समय विशेष के अंदर उत्पादित वस्तुओं के अंदर क्या लिखेंगे अपन, गुड्स एंड सर्विसेज उत्पादित। तो यहाँ ये वस्तु एवं सेवाओं में उसके आगे शब्द लग रहा है अंतिम, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। बस ये जो आई लग रहा है ना, इसके आगे एफ लग रहा है। ये जो आई जो था अपने अंतिम से क्या मतलब है कि वो अंतिम उपभोग के लिए है। अंतिम वाला कोई भी चीज़ जैसे जब अपन बोलते हैं आज तुम्हारा अंतिम दिन है, उसके बाद वो चीज़ खत्म है। तो अंतिम का मतलब कि अब ये चीज़ उपभोग में ही आएगी। जैसे मान लो ब्रेड बन के आई जो मैंने दिया था, तो कंज्यूमर जो है उसका, वो कंज्यूमर के हाथ में जब वो ब्रेड है ना, तो वो फिनिश प्रोडक्ट है। अब वो उस ब्रेड का कंजम्पशन ही करेगा, उसका उपभोग ही करेगा। फिर उपभोग करने के बाद उस ब्रेड का अस्तित्व खत्म है। अब उसकी फॉर्म चेंज होगी, वो ऊर्जा के रूप में उस व्यक्ति के अंदर मौजूद है, समझ गए। तो ये चीज़ है। तो अंतिम, अब जैसे मान लो ब्रेड का मैंने एग्जांपल दिया था, गेहूं खरीद के लाया वो बेकरी वाला, है ना। तो वो गेहूं जो है ना, गेहूं वो उस बेकरी वाले के लिए फिनिश प्रोडक्ट था, अपने लिए गेहूं फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। बेकरी वाले ने बना दी ब्रेड, तो अब ब्रेड जो है वो उस बेकरी वाले का फिनिश प्रोडक्ट है, समझ लो ना। तो ये ऐसे ऐसे देना, फिनिश प्रोडक्ट का मतलब जो अंतिम वो की वस्तु होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। तो फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज भी बिल्कुल ऐसी होगी। बैंक में आप गए और जैसे आपने बोला कि सर मेरे पासबुक का प्रिंट कर दो, तो वो जो उसने लास्ट अंतिम सर्विस आपको अपनी दी थी, उसके बाद जो सर्विस आप उससे एक्सपेक्ट करते थे वो वहाँ पे क्लोज हो जाती है। जैसे अपन जाते हैं टोल रोड पे टोल दिया, ठीक है, तो फिर जैसे वो 40 रुपये आपने टोल दिए, मतलब 100 रुपये टोल दिए, अगले 40 किलोमीटर तक वो टोल वो चला, फिर आता है टोल रोड समाप्त। तो मैंने आपको जो 60 रुपये आपसे लिए थे ना टोल के, उतनी सर्विस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब वो सर्विस क्या हो गई, वो लैप्स हो चुकी। इससे आगे आपको अगर सर्विस चाहिए तो और पैसे देने। टेलीकम्युनिकेशन था, 1 रुपये का सिक्का डालते थे, तो हो गई जैसे 60 सेकंड बाद, फिर और 60 सेकंड बात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपया और डालना पड़ेगा। तो वो है अंतिम, जितना आपने चुका दिया पैसा उतनी सर्विस मिल गई, तो वो फिनिश सर्विस, इसलिए इनको फिनिश्ड बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद वो लैप्स हो जाता है उसका एग्जिस्टेंस, ये इसलिए अंतिम है इसका, समझ गए। तो एक तो ये चीज़ है इसमें, और बाकी तो वो डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखाई वो उसका ध्यान रखो बस, आइटम्स, टाइम्स और टेरिटरी, उन तीन ऐसी डेफिनेशन बनानी जिसमें तीनों आ जाए, और अंतिम वर्ड और जोड़ दो उसके अंदर, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का, समझ गए। फिर इसके अंदर देखो मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा है ये CFC आगे जो है ना, देखो इसमें क्या करना है, जैसे आपने देखो ये आपके लिए लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पैराग्राफ्स या कुछ पेजेस इसमें ऐसे हैं कि जो कि अपने को पूरा पढ़ने पे ही वो समझ में आएगा,
है ना। तो एक बार उसमें ऐसे कोई टिपिकल नहीं होती है कोई भी चीज़, बस समझ का फेर है। अब देखो मैंने यहाँ से इसको इंपॉर्टेंट कर रखा है, देखो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ ये डबल टिक लगे हो ना वहाँ रुकना है, पढ़ना है। नहीं समझ में आया तो भी समझने की कोशिश करो, फिर भी मेरे को बताओ नहीं आता है तो। वैसे तो अपन चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है, सकल अनुमान, है ना, सकल ग्रॉस, थोड़ा जूम कर दूं, ये पढ़ो ये लाइन, क्या लिखा हुआ है, सकल अनुमानों, सकल मतलब ये ग्रॉस, सकल का लिखा था ग्रॉस अपन ने, ये बता रखा मैंने कॉन्सेप्ट, फिर भी पढ़ लो, दूसरा नाम है यहाँ पे। सकल अनुमानों में से स्थायी पूंजी का उपभोग, और यहाँ पे लिखा हुआ है अपने स्थायी का तो मतलब क्या, मतलब CFC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये लिखा हुआ गगन, CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। स्थायी का मतलब फिक्स्ड है ना, ये F है, पूंजी का मतलब कैपिटल है, उपभोग का मतलब C है। CFC जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है ना, उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, घटाया नहीं जाता, जबकि शुद्ध मतलब नेट है, जबकि शुद्ध अनुमानों के लिए सकल मूल्यों के समंकों में से स्थायी पूंजी का उपभोग घटाया जाता है। घटाया यहाँ लिखा हुआ घटाया नहीं जाता, यह घटाया। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने यूँ बताया था कि देखो बच्चों यार एक पुल होता है जिसमें अपन को ग्रॉस से नेट जाना है, ठीक है ना, ये पुल यूँ पार करना है। तो मैंने बताया था कि इसको ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए अपन क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, जिसको अपन ह्रास बोलते हैं। ये सिखाया था मैंने आपको। इसमें यही चीज़ लिखी हुई है क्या, कि सकल अनुमानों में से तो घटाया नहीं जाता। इधर देखो, सकल में से तो ग्रॉस में तो घटाया नहीं जाता, यहाँ ग्रॉस में से कहाँ घटा रहे हैं अपन, है ना। लेकिन जब नेट पे जा रहे होते हैं तब ये ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा के अपन नेट पे आते हैं। कहने का मतलब ये ग्रॉस ये मोटा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था ना, क्वेश्चन भी है कि ग्रॉस से नेट, या इसको बोलते हैं अपन सकल और ये बोलते हैं शुद्ध। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था क्यों हमेशा सकल ज़्यादा होता है, या क्वेश्चन ये होता है कि क्यों शुद्ध हमेशा कम होता है। समझ गए, ये दोनों की एक दूसरे की तुलना के अंदर है, क्यों सकल हमेशा शुद्ध से ज़्यादा होता है या क्यों शुद्ध हमेशा सकल से कम होता है। ये क्वेश्चन है ना, ये उसका कारण क्या है, ये ह्रास है। ह्रास का मतलब क्या है कि उस चीज़ में की वस्तु को जब आपने प्रयोग में लिया, प्रयुक्त किया उसको, तब उसमें कितनी गिसावट हो गई, ये चीज़ है। समझ गए, ये चीज़ मैंने पहले समझाई थी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये वर्ड लिखा हुआ है स्थायी पूंजी का उपभोग। ये डेप्रिसिएशन को बोलने का दूसरा तरीका है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या वर्ड है ये, स्थायी पूंजी का उपभोग लिखा हुआ है ना, उपभोग लिखा हुआ है ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसमें ये पहला जो सी है ये कंजम्पशन ही, उपभोग। तो आप किसी चीज़ के अंदर गिसावट कब होगी, जब आप उसका उपभोग करोगे तभी तो गिसावट होगी ना। समझ गए, तो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम। ये कुछ कैसे है, मैंने आपको बोला कि यार चलो दिल्ली चलते हैं, बोला मैंने आपको एक बार, चलो यार दिल्ली चलते हैं, तो आपको समझ में आ गई कि किधर जाना है। अब मैंने इसी चीज़ को दूसरी तरफ बोला, चलो यार अपनी देश की राजधानी में चलते हैं, है ना। इसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि चलो यार अपने देश की राजधानी में चलते हैं घूमने। तो क्या आपके समझ में नहीं आया कि कहाँ जाना है, पता चल गया ना, चंडीगढ़ थोड़ी जाना है, दिल्ली जाना है। तो कहने का मतलब सर बात दोनों में दिल्ली की ही थी, बस यहाँ बात आप डायरेक्ट कर रहे थे और यहाँ बात इनडायरेक्ट कर रहे हो। दिल्ली चलो यार देश की राजधानी चलते हैं, चीज़ वही है ना। देखो ये चीज़ यहाँ पे है, ये दिल्ली है, ये चलो देश की राजधानी चलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, चीज़ वही है ना। तो कंजम्पशन समझ गए, उपभोग, कि आपने जैसे पेन खरीदा, पेन खरीद के घर पे लिया है तो उपभोग के लिए तो लाए, समझ गए। अब क्या है, आगे दो वर्ड और लिखे हुए इसके अंदर, फिक्स्ड कैपिटल। तो ये फिक्स्ड कैपिटल देखो क्या होता है, मैं बोलता हूँ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड बस मैं देखो फिक्स्ड कैपिटल है ना, स्क्रीन ऑफ होगी एक बार। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, एक तो चीज़ होती है कैपिटल, पूंजी का मतलब कोई भी आपने व्यापार चालू किया तो पूंजी लगानी पड़ेगी उसमें। और फिक्स का मतलब क्या होगा, वो फिक्स है, वो फिक्स इन द सेंस कि एक बार आपने लगा दी ना, उसको आप जल्दी से वापस नहीं निकाल सकते, वो एक लंबे समय तक रहेगी वो, तो उसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल में एग्जांपल लिख लो एक बार, जहाँ ये लिखा हुआ ना, ये स्थायी पूंजी के क्या एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मशीन होती है, आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो मशीन लेके आओगे, तो मशीन में जो इन्वेस्टमेंट किया वो फिक्स्ड कैपिटल होता है, क्योंकि वो लंबे समय तक चलेगी आपकी वो कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मशीनरी होती है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब में अपन ने जो भी निवेश किया होता है ना,
वो सब क्या है, वो फिक्स्ड कैपिटल है। ये 3 वेल नोन एग्जाम्पल है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी और ये फर्नीचर आइटम्स ऐसे, ये क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल है। अब जैसे मान लो आप देखो, आप क्लास में बैठो, अपन मशीन के रूप में ये आपके सामने पैनल लग रहा है, डिजिटल बोर्ड, तो ऐसा थोड़ी है कि ये 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, ये लंबे समय तक के लिए है। ये जैसे अपन ने मान लो यहाँ पे ये बिल्डिंग लेके और अपन ने किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट लेके बिल्डिंग की क्लास बनाई हुई है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ऐसे थोड़ी कि सर ये 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये लंबे समय तक के लिए, लंबे समय इन द सेंस कि 30 साल या उससे ज़्यादा तक के लिए निवेश सोच के किया जाता है। हाँ, कल को भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनाते समय सोच क्या थी कि अपन को 25-30 साल तक इस पूंजी का उपभोग अपन करेंगे। ये जो असेट बनी है, फर्नीचर है, तो ऐसा थोड़ी कि 2 दिन काम में आ जाएगा। अपन क्या बोले, ये खरीदते समय अपन क्या बोलते हैं कि भैया लंबे समय तक चले, वो वैसे टेबल दिखा दो, वैसा पैनल दिखा दो। और क्या अपन पेन खरीदते हैं तो क्या अपन बोलते हैं भैया लंबे समय तक चले, बोलते हैं क्या अपन ऐसे? कोई भी आपने छोटा आइटम खरीदा, जैसे मोबाइल खरीदा कि भैया लंबे समय तक चले, अरे लंबे समय तक क्या चले, इंसान का भरोसा नहीं है, वो ये बोलता है ना ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसका क्या भरोसा है ना। लेकिन कोई आज जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जैसे मान लो आप स्कॉर्पियो खरीदिया, कोई भी आप मारुति खरीदने गए, तो अपन जैसे उसको ऐसे बोलते भी है क्या अपन उसको, भैया लंबे समय तक चले, 2-3 लाख किलोमीटर तक चले, ऐसी गाड़ी दिखाना, बोलते हैं क्या अपन? वो उसमें इम्प्लाइड है ये चीज़, जब क्योंकि उसमें खर्चा, उसमें कैपिटल इतनी लग रही है कि वो जो पैसे अपन दे रहे हैं ना, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी के ही दे रहे हैं। क्या एक्टिवा खरीदते समय अपन ने बोला कि पूछा क्या उससे, भैया 10,000 किलोमीटर चल जाएगा क्या यार? ये वो तो ये बोलता है समय समय पर सर्विस कराते रहे, रख रखाओ, ये 10,000 क्या, ये तो 10 लाख किलोमीटर चल जाएगा, है कि नहीं है? तो ये फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल से अपन क्या समझे कि ऐसी पूंजी जो फिक्स्ड असेट्स खरीदने में लगाई जाती है उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। आगे अपन बजट पढ़ेंगे ना, तब भी ये वर्ड आएगा, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। तो वर्किंग तो क्या है, जो दिन पर दिन वाले खर्चों के लिए, जैसे अभी क्लास में आपके लिए पानी लेके आना तो कैंपर लगाया, तो रोज वो 100 रुपये की बोतल आ रही है, तो वो वर्किंग कैपिटल है, समझ रहे हो। अभी जैसे मैंने वो प्रिंट निकाल के दिया, तो प्रिंट निकाल के दिया तो सारे उसमें जो खर्चा वो वर्किंग कैपिटल हो गई। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास अपन चला रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल समझ में आ गई, और वर्किंग मतलब वर्किंग इन द सेंस इस क्लास को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो रोज खर्चे हो रहे हैं, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, है ना। अगर मान लो मैं इसका बिल ही जमा नहीं कराऊं तो क्या ये पंखा चलेगा, क्या लाइट चलेगी? तो अपनी कार्य जो अपना चल रहा था वो रुक जाएगा। पानी में नहीं खरीद के लेके आऊँ, आपको पानी के लिए पानी नहीं हो पीने के लिए, तो अपन वो काम यहाँ पे नहीं कर पाए, तो ये क्या हो गया, ये कार्यशील पूंजी हो गई। जो यहाँ पे साफ सफाई का जैसे जो खर्चा हो रहा है वो अपन नहीं करें तो वो अपना कार्य जो प्रभावित हो। तो 2 तरह की पूंजी हो गई, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। 2 तरह की असेट्स हो गई, फिक्स्ड असेट्स और जो अपन बोलते हैं उनको वर्किंग कैपिटल वाले जो होते हैं उनको करंट असेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पानी, बिजली, प्रिंट के पेज, ये सब करंट असेट्स हैं, और ये मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड असेट्स हैं। मतलब जल्दी से ये चीज़ चेंज नहीं होंगी, जबकि पानी तो अभी नेक्स्ट पीरियड के अंदर ही चेंज हो जाएगा, कैंपर खत्म हो गया, सर अगला डालो, प्रिंट सर अगला दो, है ना। तो ये चीज़ समझनी है। तो क्या लिखा हुआ है, स्थायी पूंजी का उपभोग। तो अब जो मैंने जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे ये मशीनरी मैंने खरीद ली, तो दिनों दिन में इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी जो पूंजी लगी थी या जो ये फिक्स्ड कैपिटल है उसका मैं रोज उपभोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो यही चीज़, ये ह्रास को अपन दूसरे वर्ड में क्या लिखा है, CFC। किसका कंजम्पशन कर रहे हो? CFC क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लिखा हो ना, स्थायी पूंजी का उपभोग। उपभोग तो समझ ही रहे हो, उपभोग, प्रयोग करना, प्रयुक्त करना, काम में लेना, तो लेकिन किसका, स्थायी पूंजी का। और स्थायी पूंजी का मतलब है यहाँ पे स्थायी परिसंपत्तियां, फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल जो है ना वो इम्प्लाइड है कि वो फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट हुई है खरीदने के लिए, ऐसे समझ गए। तो ह्रास किसका होता है, जो अपने बोर्ड खरीदा इसका ह्रास हो रहा है, समझ रहे, जो फर्नीचर खरीदा उसका ह्रास हो रहा है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसका ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन। वर्किंग कैपिटल के अंदर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं आता, ठीक है ना। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है, ह्रास। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, अब वापस पढ़ो इस लाइन को, अब वो की वही चीज है ना। वैसे आप इस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल CFC की जगह या स्थायी पूंजी के उपभोग की जगह आप ह्रास वर्ड लिख दो, दोनों चीज एक ही। अरे दिल्ली चलते हैं, अरे देश की राजधानी चलते हैं। अब देखो वापस पढ़ो, सकल अनुमानों में से, देखो मैं ह्रास के रूप में पढ़ता हूं इसको, सकल अनुमानों में से ह्रास जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, घटाया नहीं जाता, नहीं घटाते ना ग्रॉस में से, जबकि शुद्ध मतलब नेट अनुमानों के लिए सकल मूल्यों, सकल किस में से घटाएंगे, सकल मूल्यों में से
समअंकों मतलब जो उसकी वैल्यू आ रही है डेप्रिसिएशन की, समअंकों में से स्थायी पूंजी का उपभोग CFC घटाया जाता है। डेप्रिसिएशन उस राशि को अपन घटाएंगे सकल को, समझ गए ये चीज, ठीक है। तो सकल में से अपन घटाएंगे और घटाने के बाद जो आता है उसको शुद्ध बोलते हैं। वो शुद्ध क्यों है, जैसे अपन बोलते हैं ना ये शुद्ध क्यों है, क्योंकि ये शुद्ध सर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, इसके अंदर स्थायी पूंजी का जो उपयोग है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो है वो शामिल नहीं है, इसलिए ये शुद्ध है। भाई जैसे अपन बोलते हैं दूध शुद्ध है क्या, तो वो दूध शुद्ध क्यों है, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं है। पानी निकाल दिया तो वो पानी अपने निकाल दिया तो वो शुद्ध बन गया। अगर पानी इसके अंदर है तो वो क्या है, वो अशुद्ध है, वो सकल है, क्योंकि उसके अंदर पानी का वजन शामिल है। जैसे अपन डेप्रिसिएशन देखते हैं, सकल देखते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन रास शामिल है। ये शुद्ध क्यों है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। माइनस कर दिया अपन ने यहाँ आ रहे ग्रॉस से, जब नेट पे आ रहे तो माइनस कर देंगे, और फिर पहले बताया था नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं तो इसको प्लस कर देंगे। इधर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ज़्यादा से कम में आ रहे हैं तो माइनस करके आया जाता है। कोई चीज़ ज़्यादा है वो कम कब होगी, जब उसमें से कुछ माइनस करें। कोई चीज़ कम है और उसको ज़्यादा करनी है तो सीधी सी बात है सर प्लस होने पे हो जाता है। ऐसे सुना करो, करंट है ना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये पैराग्राफ समझ गए चीज़। अब इकोनॉमिक्स में पढ़ो इस पैराग्राफ को, है ना, ढंग से पढ़ो, क्योंकि अभी 1 मिनट बाद लिखनी है ये कि ये लैंग्वेज सर अब पढ़ लूँ क्या, है ना। तो ये आपने देखा, आपने समझ गए, सकल से शुद्ध में आना है तो बीच में पुलिया ये है ह्रास वाली, है ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, अब इस लाइन को बार बार लिखा करो और जितना इजी तरीके से हो सके उतना इजी तरीके से लिखा करो। सूत्र वो याद रखना है, G माइनस डी इज इक्वल टू एन, G माइनस CFC इज इक्वल टू एन। अब उसको कैसे लिख दो, अब इतना इजी कर दिया सर, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे समझ में आ जाए, था ही नहीं ऐसा, कभी आज तक ही नहीं आया तो अब कैसे आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। अब आगे आओ, अपने को आप पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, किया हुआ है डबल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 वर्ड हाईलाइट कर रखे हैं, ये एक तो है राजस्थान और नीचे है मेरा देश, है ना। मेरा देश क्या लिखा हुआ है, भारत, समझ गए। जैसे अभी अपन पढ़ा था राजधानी और फिर दिल्ली और राजधानी, तो ऐसे ही चीज़ों को समझो। तो राजस्थान और भारत का तुलना कर रहे हैं अपन किसकी, सकल राज्य घरेलू उत्पादन एवं अखिल भारत का सकल घरेलू, मतलब ये सकल की अपन तुलना कर रहे हैं दोनों की। कभी भी देखो तुलना सेम की होती है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना क्या, कि जैसे अपन बोलते हैं कि कौवे की तुलना हंस से या बगुले से नहीं होती है ना। कौवे की तुलना करनी है तो कौवे से ही होगी, बुगलों की तुलना करनी है हंस की तो वो हंस से ही, इक्वल्स में तो करेंगे तुलना अपन। तो देखो सकल की सकल से तुलना हो रही है, एक सकल राज्य का एक सकल भारत का। अब यही वर्ड अपन आगे पढ़ेंगे, प्रचलित में पढ़ेंगे, तो देखो वहाँ पे राजस्थान का प्रचलित आएगा और वहाँ अखिल भारत का प्रचलित आएगा। तो ऐसे ही ध्यान रखनी है अपन, कभी भी सकल को प्रचलित से मत मिला देना, अपना इकोनॉमिक सर्वे नहीं बनाना है, ये गवर्नमेंट वाला ही पढ़ना है। कहीं आप एक तीसरा आंकड़ा लेके आओ, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद और अखिल भारत का शुद्ध घरेलू अनुपात निकालूंगा, फिर अपने लिए जगह है कहाँ, आगरा में, पागल खाने में। क्या बोलेगी दुनिया, ज़्यादा पढ़ लिए, इतना नहीं पढ़ना था, तुमने तो वो तैयारी कर ली मेरिट लिस्ट फाड़ के निकलूंगी। अरे भैया मेरिट लिस्ट नहीं फटी, अपना कैरियर फट गया और पहुंचा दिया दुनिया ने पागल खाने, आज लग रहे हैं बिजली के झटके वहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखो, ये छोटी छोटी बातें। कई बार अपन को यूँ होता है ना सर, तो सर बोल रहे थे समझ में आ गई, इसमें इजी है आगे इजी, अब देख मैं कैसे कैसे चीज़ें निकाल रहा हूँ इसमें से, तो भैया जो है ना उसी को देख लो आपने। तो किसकी तुलना, और वेरी इंपॉर्टेंट किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। ये नए ट्रेंड की क्वेश्चन है जो आ रहे हैं कंटिन्यू, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, राजस्थान और भारत, ठीक है। तो पहले है ना इस टेबल में आता हूँ, पहले इसमें मत आओ। अभी अपने सकल देखा ना, सकल, पहले सकल वाली टेबल पढ़ो, है ना। ये थोड़ी ये टेबलें आगे पीछे बनी हुई हैं तो इसलिए कहाँ थी प्रचलित, ये वाली टेबल निकालो, ये निकालो टेबल 1.3। भाई जैसे अपन ने पढ़ा है ना अभी तक, अपन उसी सेंस में देखेंगे। टेबल 1.3 निकालो, पेज नंबर 3 पे है। अभी 1.3 क्या बता रही है कि ये चैप्टर 1 की टेबल नंबर 3 नहीं है। ऐसा नहीं कि पेज नंबर 3 पे है तो 1.3 कर दिया, ये नहीं।
समझ गए। चैप्टर नंबर 1 जैसे 0.1 आई थी वो सामाजिक इंडिकेटर वाली, सारांश की पहली टेबल है वो। समझ गए ये चीज़, ये वाली टेबल पे आ जाओ, पहले एक बार समझ लो, फिर अपन आगे कर लेंगे। यह बात राजस्थान की है और भारत की, तुलना कर रहे हैं, है ना, और सकल की तुलना कर रहे हैं, अभी हेडिंग वही तो था सकल की, है ना, और ये स्थिर मूल्यों पे है। जैसे आप याद करो जो अपन ने वो 13 इंडिकेटर आर्थिक सूचकांक पढ़े थे, उसमें सबसे पहला क्या था सर, वो सकल था, और फिर सकल में पहले स्थिर लिखा हुआ था, स्थिर और फिर प्रचलित पे था, यही तो था जिसका अपन ने ग्राफ देखा था कल ऊपर, पहले 2 चित्र एक और चित्र 2 जो थे, ठीक। अब उसके अंदर अपन ने क्या याद किया था सर, आपने बताया था कि ये जो स्थिर है ना, तो क्लास चालू होगी कितने बजे अपनी, 8 बजे। फिर वही सुनते नहीं हो, हाथ टूटा फिर भी अपन ने नहीं सीखा। 8:45 115, है ना, रिवीजन का मन ही मन में बोला करो, वो आवाज अपन को ज्यादा सुनती है जो अपन मन में बोलते हैं। 8:45 115, ठीक है, ये थी सर, है ना। इसकी बात करें तो सबसे पहला आंकड़ा ये उस टेबल के अंदर देख लो आप, ठीक है। अब यहाँ तुलना हो रही है, ये राजस्थान है, ये भारत है, इससे तुलना हो रही है अपनी। भारत का अपन पढ़े शक्तिमान, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको आप देख लो, है ना। ये है 173 करोड़ 81 लाख 722 रुपये, ठीक है, मैं सॉरी 173 लाख 81 करोड़, या यूँ लिख दो इसको, जैसे और इजी अपने जैसे करना, 173811722 है ना, ये दो ये 1,73,81,722, और अपना कितना था, अपना सिर्फ ये है 84 लाख, मतलब अपना तो इतना ही है ना, सिर्फ ये 84 लाख ही यही था, करोड़ों में तो है ही नहीं, अपना तो 84 लैक्स है ना, 8 लैक्स 8 लाख है ना, अपना 8 लाख है, अपना 8 लाख है, 8,45,115, और ये कितना 1,73,81,000, तो अपना तो लाखों में ही है, करोड़ों में ही। पहले तो इतना समझ लो आप, लेकिन वो ये याद नहीं रखना है ना, लेकिन अपन ये निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बटा 1,73,81,722, ये चीज़ आएगी, ये भी आएगी, अब मैं आपको दिखाऊंगा पहले, लेकिन एक बार सुनो यहाँ पे, अपन ने लिखा था 8:45 फिर जैसे ही ये बिंदु संख्या 1 खत्म हो रही थी, बिंदु संख्या 2 चालू हो रही थी, और वहाँ पे वृद्धि दर लिखी हुई थी, तो लिखा हुआ था स्थिर, सकल की अपन करें तो सकल का स्थिर पे वृद्धि दर थी 8.03, ठीक है, ठीक लिखी हुई थी वहाँ देखो, और प्रचलित में कितनी लिखी हुई थी 12.56, है ना, वो अभी दूसरे टेबल में आएगी, देख लो। इन दोनों फिगर्स को समझो पहले, ये क्योंकि अपने पढ़ी हुई है, टेबल वो निकालो, पहली टेबल निकालो, पहला पेज, उसमें दोनों फिगर्स को देखो, क्योंकि क्या ये अभी कॉम्प्लेक्स होगी धीरे धीरे, तो धागा उलझने से पहले सुलझा हुआ रहता है, तो उस सुलझन में देख लो चीज़ें कहाँ हैं। यहाँ समझ में आ गई आपको, ये लिखा हुआ है, और सर इसी की जब आपने पिछले साल से तुलना करी ना 22-23 से, तो ये 8.03 निकल के आ रही थी, ये 8.3 नहीं है, 8.3 तो 8.30 होती है, ये क्या है 8.03 है, समझ गए, इतनी चीज़ है, समझ में आ गई। अब ये जो अपन भारत की तुलना करें ना, तो भारत की तुलना नहीं, भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का पूरा जो अपना जीडीपी जो बोलते हैं भारत की स्थिर मूल्यों पे, वो इतनी है 1,73,00,000, समझ गए, करीबन 2 करोड़ के लगभग समझ लो आप, और उसकी जो वृद्धि दर है वो ये 8.2 है, जो अपनी 8.03 है वो भारत की क्या है 8.2, मतलब अपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है दैट इज 8.03, और देश की जो वृद्धि दर है वो 8.2 है। अब जैसे आप जैसे देखोगे ना, जैसे अभी अक्टूबर वाले दर्पण में आप पढ़ोगे कि अभी वो तो वर्तमान ईयर का बता रहे हैं, तो वो चलता रहता है कि भारत की जो अभी वर्तमान में वृद्धि दर 8.2 चल रही थी, वो आने वाले समय में 8.4 हो जाएगी, तो ये है वो 8.2, अपनी कितनी है 0.3, ज़्यादा किसकी है, ये 2 जो है ना ये 20 है, समझ रहे हो, तो ये 8.20 है, ये 8.03 है, तो मतलब राजस्थान की 0.17% कम है वृद्धि दर, है ना, देश ज़्यादा वृद्धि से बढ़ रहा है, अपन कम वृद्धि से बढ़ रहे हैं, किस पर, जब अपन जीडीपी की बात करते हैं, किस पर, स्थिर मूल्यों पर। जब यही आंकड़ा प्रचलित में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, राजस्थान की ज़्यादा होगी, है ना, लेकिन जो पूछा जाता है इकोनॉमिक में ज़्यादातर 99% वो यही पूछा जाता है ना, जैसे आपसे पूछेंगे राजस्थान की वृद्धि दर, मैंने बताया था कि जहाँ भी इम्प्लाइड हो उसने कुछ नहीं पूछा स्थिर या प्रचलित, सकल शुद्ध कुछ नहीं पूछा, उसने बस इतना सा बोला राजस्थान की वृद्धि दर बता दो आप तो, या राजस्थान का जो कुल उत्पादन है वो बता दो आप तो अपन क्या बताता है ये 8.45-115, और फिर क्या बताते हैं 8.03 वृद्धि दर पूछी, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, इम्प्लाइड है बिल्कुल, भाई ओरल पूछ रहे हैं तो आप पूछ लोगे सर स्थिर बताऊँ या प्रचलित बताऊँ, अब क्वेश्चन में थोड़े पूछोगे, वो इन्विजिलेटर से थोड़े पूछोगे, मैडम ये बता दो ना क्वेश्चन किस में पूछा है,
मैडम मैडम आंसर तो बताए नहीं, आएंगी नहीं और बोलूँगी एक थप्पड़ बाहर निकाल दूंगी। वो क्या बोलती हैं, जो लिखा है जितना समझ में आ रहा उतना कर लो, ये बोलती है ना इन्विजिलेटर जो मैडम होती हैं या सर होते हैं, यही बोलते हैं ऐसे। तो क्या गर्भित है वहाँ, स्थिर मूल्यों की बात हो रही है 8.0 और भारत की 8.2। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक तो सर समझ में आ गई अपने को कि अपन ने जब अलग अलग देखी तो चीज़ें समझ में आ गई। राजस्थान की 8.03 और इंडिया की 8.2, ये मतलब अपने छप जाने चाहिए आंकड़े ये सारे। और ये जो 1.73 है इसको 2 CR के लगभग याद रखो, 2 करोड़। अपने तो करोड़ों में है ही नहीं, अपने तो लाखों में। क्या लिखा था 8,45,115 और 8.03 और 8.2। और राजस्थान की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पे जो है वो कम है। और सिंपल आपसे पूछा कि वृद्धि दर राजस्थान की ज़्यादा है इंडिया की ज़्यादा है, तो इंडिया की ज़्यादा है। कुछ नहीं लिखा वो तो मतलब सीधी सी बात है, वो स्थिर की बात, सकल की बात हो रही है, स्थिर की बात हो रही है, 1.1 की बात हो रही है। ये आंकड़ा 1.1 में ही तो है, जो 13 अपन इंडिकेटर देखें उसका 1.1 ही तो है ये आंकड़ा। समझ गए इतनी चीज़? यहाँ तक अब समझ में आ गई सर हमको। अब देखो क्या है, अब थोड़ी थोड़ी कहानी चालू होती है कि जब दो चीज़ों की तुलना हो रही होती है तो उसका अंश पूछा जाता है। क्या बोला मैंने? दो चीज़ों की जब तुलना हो रही होती है तो उसका अंश पूछते हैं। जैसे याद करो कल अपन ने जब पढ़ी थी वही 0.1 टेबल, तो आया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कि सर 3.42 वो है, 342 वो है। तो ऐसा करके जो है तो राजस्थान, भारत राजस्थान में जो क्षेत्र ये था, ये बताया था ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है, इसमें राजस्थान का कुछ है, कुछ भी है जितना, जैसे 3.42 है तो वो कितना परसेंट है, वो भारत का कितना परसेंट था, वो 10.41% था। तो इस बहाने सर अपन क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में पहले नंबर पे है, बताया था। यही मान लो जनसंख्या है, ये पूरे भारत की जनसंख्या है, इसमें राजस्थान की कुछ जनसंख्या है, तो अपन ने कितनी जनसंख्या लिए हुए है भारत की, कितनी प्रतिशत है सर? 5.8% जनसंख्या, मतलब भारत की कुल जनसंख्या का 5.8% राजस्थान में है। तो इस बहाने सर अपन जनसंख्या के साथ, जनसंख्या के मायने में 7वें पायदान पे हैं भारत में, है। दोनों चीज यहाँ तक समझ में आ गई थी ना। अब यही चीज अपन इकोनॉमिक्स में लगा रहे हैं, जीडीपी पे लगा रहे हैं, पूरी इनकम में। सर भारत की जो पूरी नेशनल इनकम है या पूरी जो जीडीपी है उसका कितना परसेंट भारत में, पहले राजस्थान में ये पता भाई, ये टोटल जीडीपी है इंडिया की जो कितनी थी 2 CR थी, ये मेरे राजस्थान की है भाई, ये तो मेरे देश की थी, ये मेरे राजस्थान की है जो कितनी है 8,45,115। ये कुछ परसेंटेज में तो निकल के आएगी ना, फिर जीडीपी के हिसाब से अपन राज्य भी देखेंगे कौन सा राज्य कौन सा क्रम है। लेकिन आप समझो अपन पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है एग्जाम्स में, है ना। तो मतलब आरएस में तो अब आने लगा, यूपीएससी में तो आप उठाओगे तो शुरू से चलता आ रहा था। तो क्या होता है आजकल धीरे धीरे आप न्यूज़ में पढ़ते ही हो ना कि आरपीएससी यूपीएससी की स्ट्रेटजी अपना रही है, कैलेंडर अपनाएंगे, हर साल परीक्षा लेंगे, है कि नहीं है। तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर्स में भी आ रहे हैं यार, अपन उस तरह के क्वेश्चन पूछें, करंट ज़्यादा पूछें, इकोनॉमिक सर्वे से पूछें, और इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल वाले से पूछें, जिससे कि वो जो फर्स्ट हैंड जो पढ़ के आ रहा है वही वो जवाब दे। समझ गए? ये यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है ना आपको? अपन क्या अब सर ये तो मुझे पता ही नहीं, अरे पता ही नहीं इसलिए तो ये लिखा हुआ है, आप निकालोगे आप भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये अपने राजस्थान की लिखी हुई है 8,45,115, ये भारत की लिखी हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब आप निकालोगे क्या निकल के आती है, देखो नहीं आ रहा क्या समझ में? ये कैलकुलेट करनी है, ये क्या है, ये कितनी आएगी, कैलकुलेट करके बता दो मेरे को। तो भाई जनसंख्या भी तो ऐसे ही निकाली थी, ऐसे क्या कर रहे हो, जनसंख्या कैसे निकाली थी? भारत की सॉरी राजस्थान की जनसंख्या थी 6.8, उसमें भाग दिया था 121 का और 100 से गुणा किया था, तब ये 5.8 निकल के आई थी जनसंख्या। निकालो कैलकुलेटर में, निकालो, सब निकालो। निर्मला कितना आ रहा है? ये सॉल्व करना, ये लिखा हुआ सामने से, क्या करते हो? पता नहीं इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो? अब वो है ना, वो जैसे सर मैं है ना दिन में है ना 1 घंटे तो सुलझा पढ़ती हूँ और सर बाकी 8 घंटे सारा उलझा हुआ पढ़ती हूँ, तो वो सोच ही उलझन भरी हो गई सर, क्या करूँ? ये होता ही है। 1 घंटे तो अपन हाईवे पे गाड़ी चलाएं और 9 घंटे वो खड्डों के अंदर, तो खड्डों वाली आदत पड़ जाती है फिर अपने को। कितना आया बताओ? 4.88 है ना, 4.8 समथिंग। दिनेश आ गया ना?
तो ये यहीं लिखा हुआ है, तो सर लिखा हुआ था तो क्यों निकलाते हो ऐसे, बैटरी खींचते हो, हमारे हरास करते हो मोबाइल का, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, अरे वो है ही कंजम्पशन के लिए, यूज भी नहीं लोगे ना तो भी इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है दिनों दिन, क्योंकि इकोनॉमिक्स ये मानती है कि कोई भी चीज़ है तो उसको आप उपभोग करने के लिए आपने खरीदी है, क्योंकि वो अंतिम उपभोग वस्तु थी। समझ गए? जैसे इकोनॉमिक्स सीधा मानती है 100 रुपये मेरी इनकम है ना, तो अभी 100 रुपये कैसे न कैसे वापस अर्थव्यवस्था में लौटेंगे। इकोनॉमिक्स ये नहीं मानती कि 100 रुपये को आपने खड्डा खोदा और उसके अंदर डाल दिया, है ना। ये बिल्कुल ये है कि ये सर्कुलेटिंग मनी है ये, जैसे अपन M1 M2 M3 पढ़ते हैं मनी मल्टीप्लायर्स, तो उसका सीधा सा मतलब होता है आरबीआई ने नोट छापे हैं इतने, तो आज ये इतने नोट जितने आरबीआई ने फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ नोट छापे हैं, तो वो पूरे 1000 करोड़ वो सर्कुलेशन में है इकोनॉमी में, चाहे वो बैंकों, जैसे आप बोलो सर सेविंग तो है ना, अरे तो सेविंग है तो या तो तुम्हारे पास घर में हो या वो बैंकों के अंदर है, तो वो काउंट आ रहे हो। अब आरबीआई ने ये नहीं माना कि आपने खड्डा खोदा और उसको दाब दिया अंदर, फिर वो मेरे पोते को मिलेगा, अरे पोते को मिलेगा ना, वो नोट ही काम में नहीं आएगा उसमें। बताओ, पहली चीज़ तो वो, और दूसरा उसका मूल्य कितना रह जाएगा। आज मान लो आप गाँव में जाओ और दादाजी ने पापा को कहा था मैंने पैसे छुपाए हैं, पापा ने मेरे को बोला था अरे पैसे छुपाने की कभी ज़रूरत हो वहाँ से निकाल लेना, आपने अपने बच्चों को बताया कि पैसे भर के तो पड़ता था तेरे, कभी ज़रूरत हो निकाल लेना। फिर जैसे उसको आपको ज़रूरत पड़ी फॉर एग्जाम्पल, और यार पैसे थे वहाँ खोदा, खूब खोदा, पता चला वहाँ 2 रुपये रखे हुए थे। तो दादाजी के लिए तो 2 रुपये कितने मायने रखते थे यार, दादा क्या 2 रुपये छोड़ के गए। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे पोते भी यही बोलेंगे जब तुम रख के जाओगे, अपन तो रख के जा रहे हो यार, मैं ऐसा करता हूँ यार, ऐसा ना 500-500 को 4 नोट रख देता हूँ। अब वो पोता जब उसको निकालेगा ना आज 30 साल बाद, तो ये बोलेगा यार दादाजी कितने कंजूस थे, केवल 2 रुपये के बोल रहे हो ना तुम, आप ये वही, ये दादाजी वाले 2 रुपये वही है जो क्या दादाजी बोलते थे यार 1 पैसे के 20 गोलगप्पे आते थे हमारे, तो देखो ऐसे तो है ना। ये इजी लग रहा है, इजी में मैंने समझा है ना। फिर आपको क्या, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन आएगा कि मुद्रास्फीति में उधार लेने वाले को नुकसान होता है या उधार देने वाले को नुकसान होता है। ये क्या पूछ लिया सर आपने, आप तो गोलगप्पे की बात कर रहे थे, ऐसे क्या करते हो, हंसते हंसते रुला देते हो सर। उधार एक देने वाला होता है, उधार लेने वाला होता है। तो आप सोच लो, किसी ने आपके दादाजी से 2 रुपये उधार लिए थे और आज वो आपको आके बोलता है यार तेरे दादा ने 2 रुपये उधार लिए थे, ये ले ले तू वापस, तो किसको फायदा हुआ, उधार देने वाले को या उधार लेने वाले को। क्योंकि 2 रुपये उस समय उसने देख लो 2 रुपये कितने गोलगप्पे खाए होंगे, और वो आज आके दे रहा है यार भैया ये 2 रुपये ले लो, आप दादाजी का कर्ज लेके मैं मरना नहीं चाहता, तू रख ले, इसको नहीं चाहिए तेरे, तो क्या करूँगा मैं 2 रुपये का, है ना ये चीज़। अब वही क्वेश्चन वापस है, मुद्रास्फीति में उधार देने वाले को फायदा होता है या लेने वाले को। भाई मुद्रास्फीति मतलब पैसों को अपना मूल्य गिरता जा रहा है पैसा का, तो बस वो 2 रुपये आते को दादा, तो फायदा किसको हुआ, लेने वाले को। बस हो गया है सर, इतना ईजी था, कभी हमने सोचा ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहा था। आता है क्वेश्चन यूँ, तो आंकड़े याद करने से कुछ नहीं होगा कि मुद्रास्फीति तो ऐसे बताई थी ऐसे बताई थी, उसने तो ये पूछ लिया। तो बस कॉन्सेप्ट याद रखो, सीधा कॉन्सेप्ट सब कुछ है। तो ये 4.8 यहाँ लिखी हुई थी, तो निकाली तो और कॉन्फिडेंस आया ना, बार बार ये ऐसे ही निकलेगी ये। तो अब ये मैं यहाँ चल रहा था शक्तिमान, ये मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया था यहाँ पे, इधर देख लो कहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, यहाँ पे लगाया था। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ 4.8 लिखूंगा। क्या आ गया ये देखो इधर शक्तिमान, ये पूरे भारत की, मेरे भारत की जीडीपी है कितनी, 2 करोड़। ये राजस्थान की है ओनली, तो राजस्थान की कितनी होगी भारत की, 4.8%। ये यहाँ पे लिखा हुआ 4.8% ऑफ इंडिया। समझ गए। फिर नीचे देखो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ, भारत से कम। ये जो वृद्धि दर है ना, ये भारत से कम है, वो तो है ही ना। देखो ये 8.20 थी, अपनी 8.03 है। तो भारत का कितना है, ये इतना है। ठीक है, ये स्थिर पे अपन ने पूछा है, स्थिर पे अपने को भारत का इतना % पता चला। तो देखो कुछ भी हो, जैसे ये आएगा, जैसे ये अपन जैसे देख रहे हैं ना, अपन तो लाखों में, ये इतना क्यों आया, जैसे 5% भी पूरा नहीं हुआ, ये इतना कम क्यों आ रहा है सर, अपन लाखों में है, ये करोड़ों में है नीचे वाली फिगर, इसलिए इतना अपन छोटा अंश। अब आप देखना, एक इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के टेबल में आपको दूंगा, तो ये क्रम में कोई क्रम तो आएगा ना भाई। क्षेत्रफल के हिसाब से अपन पहले नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 7वें नंबर पे, तो इसका भी कोई क्रम तो आएगा। टेबल दूंगा, उसमें देखना कौन से क्रम पे।
है कि नहीं है? तो अब वो सवाल क्या बन गया, भारत की कुल जीडीपी का करीबन 5% इंडिया के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, सही है। क्रम के हिसाब से वो 18वें नंबर पे है। यार क्रम तो था ही नहीं, इस सर्वे में भी नहीं था, तो एग्जामिनर का कहाँ से देख, अरे वो यूपीएससी वाला क्वेश्चन देख लिया उसने। तो अब दोनों इकोनॉमिक सर्वे साथ में पढ़ना जरूरी होते हैं, लेकिन पूरे पूरे नहीं, एक अपन को मोटी मोटी छवि पता होनी चाहिए। अब जैसे ये टेबल में बना रहा हूँ, अब आपको जैसे ये भूख लगी ना यहाँ पे, यार सब में आ रहा था, तो ये भी तो कोई क्रम होगा। जो ये अपनी भूख शांत कर लेता है वो बाजीगर हो जाता है। कईयों को तो यही नहीं दिखाई देता, 4.8% कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें 4. अभी तो ऊपर दबे स्वरों में दिखेगा, टेबल में कहीं नहीं, आपने तो खुद निकाला है ना। तो ऐसे इन चीज़ों को देखना सुनना समझा करो। आप जाओ इंडियन इकोनॉमिक सर्वे निकालो, उसमें चैप्टर नंबर 1 निकालो, उसमें पूरी टेबुलेशन दी हुई है 30 राज्यों का क्रम क्या है नेशनल इनकम। भाई पूरे देश के अंदर सबकी तो बराबर नहीं होगी ना, कई तो बेचारे गरीब होंगे, कोई बहुत अमीर है जो ऊपर मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु, केरल, बेंगलोर आएगा, तमिलनाडु आएगा, ऐसे आंध्र प्रदेश है ज़्यादा है, राजस्थान जैसे है कम है। लेकिन अपने भी जैसे रिफाइनरी आ रही है, मिनरल्स, और अभी स्केल बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ती हुई आएगी। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, आगे अपने चारों आंकड़े देख लिए इसके अंदर जो ये थे चारों, है ना। और इसमें देख लो मैंने इंपॉर्टेंट किया हुआ बार बार, ये देख लो डबल टिक लगा हुआ है, ये देख लो पॉइंट जो मैं पेन से लिखी हुई है ना चीज़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वही है सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ गए इतनी चीज़? अब एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, अपने 4.8 पढ़ा ना, ये देखो यही 4.86 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पैराग्राफ देखो, है ना। अभी आगे पीछे नहीं पढ़ रहे हैं अपन, फ्लो में पढ़ रहे हैं, पेज ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन आप फ्लो से मानते हुए चलो उन सब चीज़ों को। ये इतना पढ़ो जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखो, प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद ये इतना, कीमतों पर ये इतना लाख करोड़ अनुमान है, जो कि 8.2% है। ये अभी अपन ने देखा टेबल में था, सबसे नीचे 8.2 लिखा हुआ था प्रतिशत। और फिर देखो मैंने राजस्थान का लिखा है इसमें, यहाँ पे 8.03% राजस्थान, मतलब राजस्थान की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है, जो भारत की 8.2 वो अपनी कितनी है 8.03, ठीक है, दर्शाता है। इसी वर्ष में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पादन का अंश भारतीय राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना है 4.8% तक पहुंचने की संभावना है। निकाला था अभी आपने। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये स्थिर की सकल की बात कर रहे हैं और स्थिर की बात कर रहे हैं, देखो समझ गए ऐसा। तो ये चीज अपन ने देख ली, ये वाली टेबल। अब ये टेबल 1.3 समझ में आ गई, तो अपने सर्वे में लिख लो समझ में आ गई। थोड़ी देर बाद अपन वो वापस खड्डों में चलना चालू होंगे ना, है समझ में नहीं आई थी, अरे पागल तूने खुद लिखा है समझ में आ गई थी, लिख लो 1.3 में समझ में आ गई, लिखो इस चीज को, समझ में आ गई, है ना। तो इसमें रिवीजन करने का मजा आएगा, ये चारों आंकड़े बनाना, लिखना, 4.8 निकाल के देखना, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए इसमें, आपने अपने इस मोबाइल से ही निकाली थी बेचारे से, ठीक है। तो टेबल 1.3 अपन ने देखी। अब जो पहले छोड़ी थी उस पे आते हैं। अब ये टेबल 1.2 पे आ गए। सर पहले 1.3 क्यों पढ़ी, पागल वो देख, वो स्थिर पे थी, ये प्रचलित पे आ गए। तो अपन ने पहले आंकड़े कौन से देखे थे, कौन से देखे थे निर्मला, पहले आंकड़े टेबल स्थिर वाले, तो इसलिए पहले टेबल स्थिर की देखी है। अब प्रचलित पे आ गए, ये प्रचलित पे आ गए, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं अपन। नजर आपकी ऊपर ज्यादा जाएगी तो इसलिए इसको यूं कर देता हूं, ये लो, दिख कट रहा था सर, अब नहीं कट रहा ना, दुनिया बहुत जालिम है। कौन सी, हाँ सॉरी ये बुनियाद, हाँ ये अलग कॉन्सेप्ट है, यस यस, ये तो और भी अच्छा हो गया, तो अब बिल्कुल नजर नहीं जाएगी। ये लो, ये टेबल 1.1, अब अपन देखते हैं टेबल 1.1। अभी देखी थी 1.3, अब देख रहे हैं 1.1। आओ